डॉक्टर पुरोहित, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जब नेशनल कैंप्स में हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स, बैडमिंटन के प्लेयर्स भी, वो जैसे ही कैंप्स में अब पहुंच रहे हैं तो पता चलता है कि कोविड-19 पॉजिटिव भी हैं। तो कोविड-19 पॉजिटिव होना क्या आपकी इंजरीज में या मसल्स में उसमें भी कुछ परेशानी करता है, भले ही वो बाद में रिकवर हो जाए? सर देखिए, कोविड-19 एक पेंडेमिक है, ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। तो कोविड-19 के सर्टेन गाइडलाइंस से सबको, आपको और हमें सबको पता है क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। एज ए सर्जन अगर कोई पेशेंट कोविड-19 है, मैं उसको सर्जरी करने से मना नहीं कर सकता। हाँ, कोविड-19 पेशेंट जो आता है उसके हम लोग अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन लेकर के जो भी उसका प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करते हुए उसको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर पुरोहित, एज सर्जन बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां आती होगी इन दिनों कि कोई भी पेशेंट आया है तो उसकी सर्जरी आप कर रहे हैं तो आपको भी वो खतरा है, क्या पता वो कोविड-19 पॉजिटिव हो। ऐसे में जो मरीज है वो क्या क्या प्रिकॉशन लेता है, और किसी को फर्ज कीजिए बहुत जल्दी है तो कोविड-19 की टेस्ट की रिपोर्ट भी आने में वक्त लेती है, ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, कोविड-19 को हम लोग एज ए रूटीन मान करके आजकल फॉलो कर रहे हैं। कोई भी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने से पहले हम नॉर्मल पेशेंट्स का, सभी का हम कोविड-19 टेस्ट करवाते हैं। उसका एक टाइम पीरियड है, विद इन 12 आवर, विद इन 10 आवर, समटाइम्स विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट आती है। उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं हो। सपोज कोई डाइंग इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट की लाइफ स्टेक पे है, उसकी जान बचाना जरूरी है, तो उस केस में हम बिना टेस्ट करवाए पहले उसका हमारा पूरा प्रिकॉशन रखते हुए उसके किट्स वगैरह आते हैं वो पहन करके हम सर्जरी करते हैं, सो दैट हम लोगों का और हमारे साथ जो टीम जो होते हैं उन लोगों का रिस्क मिनिमम रहे और पेशेंट की लाइफ को सेव किया जाए। लाइफ सेविंग होने के बाद देन हम उसका फिर कोरोना टेस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट उसके बाद कोरोना पॉजिटिव आता है तो जो टीम ने ऑपरेट किया उसको थोड़े दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ता है। जी, ये फिक्स प्रोटोकॉल है, वो वी हैव टू फॉलो। डॉक्टर पुरोहित, हम स्पोर्ट्स इंजरी की बातें कर रहे थे, थोड़ा सा ये बताएं कि स्पोर्ट्स इंजरी अगर हो जाए तो उसका इलाज क्या सर्जरी है या कोई दूसरा फिजियोथेरेपी या कोई दूसरे उपाय भी आजमाए जा सकते हैं जिससे वो ठीक हो सके? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी होने के बाद उसके इलाज में जो जो चीजें आपने बताई वो सब है। पहला, फिजियोथेरेपी। कोई भी पेशेंट जब फर्स्ट टाइम आता है तो आते ही ऐसा नहीं कि उसको सर्जरी के लिए ही एडवाइस कर दिया जाता है। आते ही सबसे पहले उसके सारा इन्वेस्टिगेट करवाना, एग्जामिन करना, किस लेवल का उसका इंजरी है, वो सब करने के बाद हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कंजर्वेटिव मतलब बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। स्पोर्ट्स इंजरी का जो बैकबोन है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी अगर आपने ऑपरेशन किया है तब भी जरूरत है, ऑपरेशन नहीं किया तब भी आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ऑपरेशन के मामले में मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि सर्जरीज स्पोर्ट्स इंजरी में वो की जाती है जिनमें चीरा नहीं लगाया जाए, मतलब मिनिमम इन्वेजिव दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी की जाती है जिससे कि खिलाड़ी जल्दी रिकवर हो, सर्जरी के दौरान कोई रक्तस्राव नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो और पेशेंट का रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी जल्दी से जल्दी हो सके और पेशेंट वापस से अपने मैदान पे खेलने के लिए जा सके। जी, ये बताएं डॉक्टर पुरोहित कि स्पोर्ट्स इंजरीज सामान्य आदमी को भी हो सकती है जिसका नेचर ऐसा हो जो स्पोर्ट्स इंजरी ही कहलाए? जी, जैसे हम बात कर रहे हैं घुटने के लिगामेंट टूटने की, ठीक है, तो नॉर्मली ये प्लेयर्स में मिलती है, लेकिन जैसे एक नॉर्मल पर्सन जैसे मैं हूं, आप हैं, हम लोग अगर बाइक से कहीं जा रहे हैं, बाइक हमारी समहाउ ऐसा हो ना, लेकिन कभी गिर जाए हम लोग, पैर ट्विस्ट हो जाए, या जैसे घर में फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उस वक्त उनका पांव जमीन पर रखा, 2 सीढ़ी चूक गए हैं, पांव मुड़ गया है, तो उस केस में भी लिगामेंट और गद्दी के टूटने के चांसेस पूरे रहते हैं। वो भी स्पोर्ट्स इंजरी के अंडर ही रख के हम ट्रीट करते हैं। जी, डॉक्टर पुरोहित, ये बताएं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लें, जैसे आपने बताया कि सीढ़ी चढ़ते वक्त या घर में कोई सामान उठाते वक्त या कुछ आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो कोई दुर्घटना न हो, क्या क्या सावधानियां रखी जाएं जिससे कम से कम ये इंजरी से हम बच सकें? देखिए, सड़क दुर्घटना के लिए जो प्रिकॉशन है वो सब आपको और हमें पता है कि क्या हमको हेलमेट पहनना चाहिए, नी गार्ड अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो नी गार्ड, आर्म गार्ड, एल्बो गार्ड सब आते हैं, वो सब प्रॉपर यूज करना चाहिए अगर आप बाइक ड्राइवर हैं और बाइक के शौकीन हैं तो। और रही बात घर पे स्लिप होने के लिए, तो घर पे स्लिप होने का कोई ऐसा अलग से प्रिकॉशन नहीं है, मतलब आपके स्टेयर्स हैं तो आपको स्टेयर्स ध्यान से चढ़नी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यूजुअली कोई जानबूझ के गिरता नहीं है, बाय चांस अगर कोई सीढ़ी मिस हो जाए तो
वो तो अनअवॉइडेबल है, उसको कुछ कर नहीं सकते। जी जी। अगर दर्द हो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति गिर गया है, जैसे बाथरूम में फिसल गया या सीढ़ी चढ़ते गिर गया, तो कैसे अंदाज लगाए कि उसकी चोट भयंकर है या साधारण है, या किसी अस्थि रोग विशेषज्ञ तक जाना है या सिंपल पेन किलर लेकर सो जाना है? देखिए, जब भी बाथरूम में आप कोई गिर गया, कोई स्लिप हो गया, ऐसा कुछ हुआ है और पेशेंट को पेन इतना है कि वो बेयर नहीं कर पा रहा है, बार बार कि ये तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, वो अपने उस पे लिम्ब पे मतलब अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आपको अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास। हाँ, लेकिन माइंड आप गिरे या कुछ ऐसा हल्का सा स्वेलिंग हुआ और आप वेट करना चाहते हैं, तो पहला जो सबसे अच्छा इलाज जो होता है वो है बर्फ लगाना, आइस से सेक करना, उससे वो स्वेलिंग और पेन थोड़ा कम हो जाता है। कई बार बॉडी में कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है, तो वो हाइपोकैल्सीमिया जो होता है उस केस में भी आपके शरीर में ये नसों का खिंचना, बार बार स्पाज्म हो जाना, तनाव आ जाना, ये रहता है, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर जांच करा के इलाज कराने की जरूरत है। जी, ये आपने क्या बताया, हाइपो मतलब कम हो जाना। जी, ये इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका दवाइयां या इलाज है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और सर्जरी भी करवानी पड़ेगी? नहीं, हाइपोकैल्सीमिया के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपोकैल्सीमिया का इलाज दवाई है, दवा या फिर कैल्शियम रिच फूड जो आते हैं ना, वो लोगों को हम डाइट में एडवाइज करते हैं कि आपको ये लेना है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, ऑब्वियसली वेजिटेरियन के लिए मिल्क प्रोडक्ट हो गया, डेट्स, खजूर सुना होगा आपने, खजूर जो है उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है जी, तो खजूर, मिल्क प्रोडक्ट सारे, ये सब चीजें हम लोग पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि कैल्शियम की पूर्ति पूरी होती जाए। डॉक्टर पुरोहित, बहुत सारे मामलों में पाया गया कि विटामिन डी की कमी हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है, और फिर भारत में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब हमें कैसे हो सकती है, हम तो खूब धूप सेवन करते हैं, कुछ लोग तो सर्दियों में 5-5 घंटे धूप में गुजारते हैं, इसकी तो वो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये विटामिन डी की कमी आती है, क्यों होती है और इससे क्या क्या परेशानियां होती है, फिर इनका इलाज क्या है? जी सर, विटामिन D3 की जो कमी है, यूजुअली ट्रॉपिकल कंट्री है, हम लोग इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ होना कम चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ विटामिन D3 की कमी काफी कॉमन पाई जा रही है आजकल। इट इज बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल। हम लोग जो पहले ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, अब वो धीरे धीरे आप भी देख रहे होंगे शहरीकरण के कारण वो सभी एक्टिविटी हमारी अब इंडोर हो गई है। आप और मैं, हम दोनों दिन भर अंदर ही रहते हैं, हम लोग बाहर ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करते। एक आपका जो क्वेश्चन था कि विटामिन डी की कमी होने का कारण है हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस। विटामिन डी की सप्लीमेंट के लिए अगर आप 5 घंटे धूप में बैठे रहेंगे, उससे विटामिन डी फुलफिल नहीं होगा। विटामिन D3 की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट पर डे बैठना है। दैट इज मोर देन एनफ, है ना। विटामिन D3 का केवल एक ही सोर्स है, वो है सन से ही हमको मिलता है। सन बाथ जो लोग लेते हैं रूटीनली, उनमें यूजुअली नहीं मिलता है विटामिन डी की कमी। और अगर जो पेशेंट अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण जिन विटामिन D3 कमी पाई गई है, उसका सप्लीमेंटेशन करना, मतलब उसके लिए दवाई देना या इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र उपाय है। ये सप्लीमेंट से क्या ये कमी पूरी हो सकती है, या प्राकृतिक रूप से धूप सेवन करे तो ही होगा? देखिए, विटामिन D3 का एक लेवल होता है, एक फिक्स रेंज है। उस रेंज में हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर रेंज के ऑलमोस्ट आसपास है तो डेफिनेटली आप अगर सन बाथ लेंगे उससे भी ठीक हो जाएगा। पर आप सिग्निफिकेंटली कम है, 50% कम है, मोर देन 40% कम है, और पेशेंट को सिम्टम है, कमी होना एक तो हुआ कि मुझे कोई सिम्टम लक्षण ही नहीं है, और एक मेरे विटामिन D3 कम भी है और मुझे लक्षण भी है, घुटने में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, तो उस केस में फिर सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पुरोहित, यहाँ थोड़ा सा ये भी बताएं कि विटामिन D3 की कमी से क्या क्या परेशानियां महसूस हो सकती हैं, और क्या ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, यानी पेशेंट को या इंसान को महसूस होता है कि इस वजह से दिक्कत हो रही है, या ऐसा इसकी कमी से कोई बहुत बड़ी परेशानी आम आदमी में नहीं होती? देखिए, विटामिन D3 एक बहुत ही असेंशियल चीज है कैल्शियम का हड्डी में डिपोजिशन कराने के लिए। अगर आप केवल कैल्शियम खा रहे हैं और विटामिन D3 नहीं है, तो वो आपकी बोन्स के अंदर डिपोजिट नहीं होगा। अगर कैल्शियम बोन में नहीं होगा तो आपकी जो मसल्स और बोन्स हैं वो दोनों कमजोर होंगी। तो आपको क्या क्या सिम्टम आएंगे, जैसे आपको एक जनरलाइज्ड बॉडी पेन रहेगा, सब जगह दर्द है, थोड़ा सा पेशेंट लिथार्जी रहेगा, थोड़ा सा कमजोर फील करेगा, उसको घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, और कोई भी चीज में मन नहीं लगना। इस तरह के जो एक जनरल फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं विटामिन D3 की कमी की वजह से। जी, क्या इसका और कोई उपाय है?
विटामिन डी3 के 2 ही सोर्स हैं जी। एक सन और दूसरा सप्लीमेंटेशन। हाँ, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं जैसे दूध दही ये, तो यूजुअली विटामिन डी3 कमी नहीं होता है।